बना है एक वीडियो हैकर प्रागैतिहासिक सांप जिसका मुवाजना किसी और से करना मुश्किल है क्योंकि इस मखलूक के लिए इसकी सरासर बर्तनी है जो तकरीबन 60 मिलियन साल का भी जमीन पर आबाद की एक बड़ा नकद इनाम दिया जा रहा है। आज पेश की गई आप इसे हासिल कर सकते हैं अगर आप ये साबित करते हैं कि ये अभी दुनिया में कहीं रह रही है। इस वीडियो के मुसन्निफीन सिर्फ उसी ख्याल से भड़क उठे और एक हेलीकॉप्टर में हर तरह के जंगलों में उड़ना शुरू कर दिया। जब इन्होंने इस मखलूक को फिल्माया तो वो वाकई हैरान रह गए। क्या वाकई ऐसा है कि एक हकीकी टाइटानोडो है जिसका सांप इन्हें मिला है? शायद ही इसका साइज किसी क्लासिक कोबरा या हत्ता की एनाकोंडा का भी हो, शायद कोई तब्दील शुदा या कुदरती तौर पर सेहतमंद नस्ल जैसा कि टाइटानोडो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वीडियो के नीचे दिए गए तफसील में सिर्फ पर दरिया के इस पार किया ये एक सादा और मामूली बात थी कि ये कोई कंसारा नहीं और सबसे अहम बात हुआ कर रहा था जिसने वीडियो के मुसन्निफ और इसके तमाम नाज़रीन को पहली नजर में ही हैरान कर दिया। यकीनन आप इस वीडियो को जाली समझ सकते हैं, लेकिन अगर ये वीडियो असली है तो ये काबिल फहम लग रहा था कि मैं हैरान हूँ कि ऐसी मखलूक रोजाना कितना खाना खाती है। मेरे ख्याल में खुद खाना खिलाने का काम वाज़ेह तौर पर आसान नहीं है क्योंकि ऐसा लगता है बेहतर सांपों का इस तरह सड़कों या किसी और रास्तों पर गिरना मामूल है और किसी की परवाह न करते हुए आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ बढ़ते हैं। इस बार ब्राजील की हाईवे पर वाकई 11.5 फीट का सांप जरूर था, ताहम ऐसा नहीं होता। इसे भी जरूर सुपर प्यारा फिर भी एक बेहतर रंगने वाली मखलूक ना बनाई जिससे हर एक को दूर रहना चाहे। इसकी वजह यह है कि वीडियो में मौजूद इन लड़कों ने इसे तेजी से रंगने में मदद नहीं दी और फैसला किया कि हर रोज मुदाखलत न करें। इसके नतीजे तबादुल बर्नी अजगर बन सकते हैं। अब हम बर्नी अजगर के बारे में बात करूंगा। मुझे यकीन है कि आप में से बहुत से लोग इस सांपों के बारे में पहली बार सुन रहे होंगे और अपने आप से सोच रहे होंगे कि ये यकीनी तौर पर इतना बड़ा या शानदार नहीं होगा। अच्छा चलो अब देखते हैं कि बच्चों के तौर पर ये मखलूक यकीनन छोटी है और बुनियादी तौर पर बिल्कुल जमीन पर मौजूद हर मखलूक की तरह प्यारा है। ताहम एशियाई सांप बहुत ज्यादा खाना पसंद करता है और इसके बजाय तेजी से वजन बढ़ाता है जिसका वजन 165 पाउंड और लंबाई 16 फीट तक पहुंच जाती है। हैरत की बात नहीं कि घर मिल्की जानवरों के मालिकान ने इस उसूल को नजरअंदाज किया कि हम हैं इन लोगों के लिए जिम्मेदार जिन्हें हमने काबू में किया है और बेहुदा रंगने वाले जानवर से छुटकारा हासिल करना शुरू किया है। हर कोई ऐसा करता है लेकिन ये आदमी नहीं और इसकी पनाका नहीं जिसमें सिर्फ ये बहुत बड़ा बर्नी अजगर मौजूद है। वीडियो के मुसन्निफ के मुताबिक इसके रंगने वाले दोस्त ने कभी भी जारहीत की कोई अलामत नहीं दिखाई। सच पूछे मुझे यकीन है कि आप इसे किस तरह देखते हैं। सांप को बेहतरीन हालात में रखा गया है लेकिन कुछ मुझे बताता है कि अगर वो इसे जंगल में छोड़ देता तो चंद ही दिनों में इसका किरदार बदल जाता और वो सबसे ज्यादा खाने वालों में से एक बन जाता। खूबसूरत और खतरनाक सांपों के इस किस्म के साइज के बाद भी ब्राजील में तमाम फर्क की सूरत हाल पैदा होती है। हम आज देख चुके हैं कि किस तरह इस गर्म मुल्क में सांप अवामी सड़कों पर रहते हुए ट्रैफिक को रोक सकते हैं और अब मैं इनकी हकीकत को समझ सकता हूँ कि ब्राजील में लोग सांपों के साथ इसी तरह सलूक करते हैं कि वो इन्हें पानी में कहीं पाते हैं और इन्हें छेड़ना शुरू कर देते हैं और इन्हें वापस दरिया के बीच में ले जाते हैं और इसी तरह मुख्तसरा ये कि वो अपना खाना खामोशी से हजम करने से रोकते हैं और आमतौर पर रंगने वाली मखलूक की जिंदगी गुजारते हैं और बदला लेने के मंसूबे अपने बाकी मानदा सांपों को मुंतकिल कर रही है। फिर एनाकोंडा की तलाश में पहले मौका पर ही इसे लोगों से बाहर ले जा रही है। मंदरजा ज़ैल वीडियो के मरकजी किरदार ने अपने आप को काफी वाज़ेह सादा लेकिन जैसा कि बाद में इंतहाई खतरनाक काम निकला। वो पानी के नीचे गोता लगाना चाहता था और कोई बड़ा एनाकोंडा ढूंढना चाहता था ताकि इसकी बेफरीब आंखों की तलाश शुरू कर दी जाए। पहले तो पानी काफी कीचड़ वाला था, इर्द कुछ भी नजर नहीं आता था और टैंक में ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही थी। इसी वक्त ग्रुप को बाहर निकाल कर गोता लगाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया लेकिन फिर किस्मत ने इन पर मुस्कुरा कर दिया कि निचले हिस्से में एक चट्टान के साथ जो पौधों से भरी हुई थी एक एनाकोंडा मुसल्लत तौर पर आबाद किया लेकिन साथ ही दिमाग के साथ लोगों को यकीनन किसी भी चीज की तवक्को थी। 10 से 16 फीट लंबे एक बड़े सांप को देखने की उम्मीद थी लेकिन इस शख्स ने इनकी तमाम तवक्को को 20 फीट से ज्यादा खालिज खतरा से पीछे छोड़ दिया। अगर गोताखोर रंगने वाली मखलूक को किसी तरह से गुस्से में आ जाए या सांप को बेचैन कर दे तो ये एक हकीकी इफरित है, इसे आसानी से खा सकता है और फिल्म के अमले के पास गोताखोर की मदद करने का वक्त नहीं हो सकता था क्योंकि इतने साइज की तमाम कंपनी से फोर्स 20 फीट लंबी एग्रेसिव होनी चाहिए। इसलिए मैं इस सांप को मैं इसे बदलाव के लिए कहूंगा। वीडियो के मरकजी किरदार ने नाज़रीन को ये दिखाने का फैसला किया कि इसके पास इतना बड़ा और खतरनाक सांप है। ये 20 फीट का अजगर काफी जायहाना है लेकिन ये बात काबिल फहम है कि ये अपने अंडों की हिफाजत करना चाहता है जो कि आप में से किसी के करीब होने की सूरत में बिल्कुल करीब है। वीडियो में इन लड़कों जैसा सांप जहन में रखें कि बनने वाला जानवर कैमरे की लेंस को बड़ी आंख समझ कर गलती कर सकता है और इसके नतीजे में मुमकिन दुश्मन हो सकता है। इसलिए होशियार रही वो आदमी भी जो कई दहाइयों से सांपों के साथ काम कर रहा है भी ऐसा ही निकला काट लिया लेकिन फौरन इसका इल्जाम इस जगह पर न डालें जैसा इन्होंने कहा था कि ये सिर्फ अपने जवानों की हिफाजत कर रहा है वरना सांप वाकई खूबसूरत और हमारी तवज्जो के लायक है। खुदाई करने वालों पर लगता हुआ है कुछ लोग सांपों के साथ एहतियात और इहतराम के साथ शुरू करते
है जो मुमकिन हो दूसरों के साथ हो। आप खुद भी देखें, हाँ वो एक बहुत ज्यादा सख्त और जालिमाना तरीका मुंतखब करते हैं। वो रहने वाले जानवर को उसके धड़ के बीच से पकड़कर और इसे ऊपर नीचे झूलते हुए इसे सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। ये आमतौर पर इंसानियत और चीजों के लिए भी, लेकिन मैं ऐसी बहुत बड़ी मखलूक म्यूजिक जालीदार इज़्म को ज़ेर करने के लिए कोई और तरीका नहीं सोच सकते। कुछ लोगों का ख्याल है कि दुनिया का सब से बड़ा सांप एनाकोंडा है, जबकि कुछ लोग इस राय से मुत्तफिक नहीं है और कहते हैं कि जालीदार इज़्म एक ऐसा लीडर है जिसका साथी है। आप तबसरे में लिखेंगे, लेकिन अब मैं आपको अजगर का सिर्फ एक नौजवान वर्जन दिखाऊंगा कि ये तकरीबन एक साल की उम्र में कैसा लगता है जब इसने वाकई बढ़ना शुरू नहीं किया था। और ये मखलूक पहले ही 3 फुट से ज्यादा लंबी है और ये इसकी कुल सलाहियत का सिर्फ 7वां या 8वां हिस्सा। आप जानते है कि जालीदार अजगर मशहूर पुराने वीडियो गेम के सांडे की तरह है, जिसे वो मुसलसल खाता है और इस तरह साइज में बढ़ता है। ये न सिर्फ जमीन पर चलने वालों को बल्कि मुख्तलिफ जानवरों को भी खाता है। और परिंदे और सब इंतहाई चालाकियत और नकल हरकत की वजह से सांडों को उड़ते हुए शिकार को भी पकड़ने देते हैं। और अब मैं आपको अफ्रीका से हमारे मेहमान दिखाऊंगा। सच बताऊं, मुझे नहीं मालूम कि हमारे सामने किस किस्म के सांडे हैं, लेकिन मैं कह सकता हूँ एक बात यकीनी तौर पर, इससे दूर रहना ही बेहतर है, क्योंकि जानवरों की दुनिया के इतने बड़े रंगने वाले नुमाइंदे यकीनन खैर ख्वाह नहीं है कि ये सांडे जल्द ही रंगना खत्म कर देगा। कैमरा हरकत नहीं करता, लेकिन ये रेंगता और रेंगता रहता है और इसकी दम खत्म नहीं होती। ये हकीकत में फितरत में हर पसंद की मखलूक है। वैसे इस एपिसोड के आगाज में याद रखें कि मैंने प्रागैतिहासिक व्यू टाइटानोबू का जिक्र किया था। अच्छी तरह से कुछ मुझे बताता है कि हर कोई इस अफसानवी सांडे से वाकिफ नहीं है। आइए इसकी बुनियादी खुसूसियात और खुसूसियात पर एक नजर डालते हैं। टाइटानोबू ने कहा कि इस व्यू के तकरीबन 60 मिलियन साल पहले जिंदा रहने से पहले इसकी लंबाई 43 फुट तक पहुंच सकती है और इसका वजन 1 टन से ज्यादा हो सकता है। और चूंकि इतना भारी जिस्म उठाना कोई अच्छा काम नहीं था, वो जंगलों और झीलों में चला गया। ऐसा नहीं हुआ। एनाकोंडा की तरह अपने शिकार का इंतजार करें और फिर इसका गला घूंटना शुरू करें। साइंसदानों ने मशवरा दिया है कि टाइटानोबू का शिकार करने का पहले अपना अंदाज था। ये इन सांपों से मुख्तलिफ नहीं था जिस कि हम आदमी थे। बिल्कुल जरूर सांपों की तरह टाइटानोबू शक्कर से भी लम्हे का इंतजार करते थे। क्योंकि शिकार रींच के अंदर था, इसने बिजली का एक झटका लगाया और शिकार की गर्दन को काट दिया और इस तरह इसे मुंहहेलिक कर दिया। शिकार इस वक्त लफ्ज़ी तौर पर कोई भी शिकारी हो सकता है, और चूंकि हम इस मखलूक के मुमकिन दुश्मनों के मौजू पर हैं, आइए सबसे अहम से शुरू करते हैं। एक जो हमेशा टाइटानोबू के साथ जबरों में मुलविस रहा है और अक्सर विक्टोरिया से भरकर सामने आया है। मैं कार्बोनिनस कछुए के बारे में बात कर रहा हूँ, या हम ज़ियापिन टर्टल के एक बड़े वर्जन के बारे में। अगर इससे आपके लिए आसान हो जाए कि वो मखलूक एक दूसरे को खा ना सके तो खरीफ शसे था। और इस तरह की मालूमात के बाद इनके दरमियान इलाके पर लड़ाइयाँ गैर मामूली नहीं थी। मुझे एक सवाल में दिलचस्पी थी कि अगर जरूर दूर में अफसानवी सांप नमूदार होता तो क्या इसके कोई बराबर के मुखालिफ होते। कुछ इस्तेमाल के बाद में इस गैर मुबहम नतीजे पर पहुंचा कि कोई खतरा नहीं होगा, क्योंकि ये टाइटानोबू बहुत बड़ा, बहुत फर्दीला और बहुत ज्यादा हुनरमंद है। ये चीजों बड़े से वाली मखलूकात और दूसरे जानवरों को मिनटों में निकल सकता है। इसकी गिरफ्त से निकलने का काम तो नामुमकिन है। हम सिर्फ इस बात पर खुश हो जुआ में बहुत तब्दीली आई है और इसके साथ ही मखलूकात की नशोनुमा के इम्कानात भी बदल गए हैं, जिसकी वजह से ऐसे हुए हैं कि सांप अब अपने बड़े जिस्म के मेटाबॉलिज्म को बरकरार नहीं रख पाते और धीरे धीरे घायल हो जाते हैं। छोटी प्रजातियों का शायद हम टाइटानोबू से सामना न करें, लेकिन जमीन पर बहुत बड़ी और मुतासिर किन मखलूक है। वह वैसे तो तारीफ की सबसे बड़ी मखलूक है, लेकिन वो इतने बेजरे नहीं है जितने लोग सोचते हैं। आइए देखते हैं कि वो क्या कर सकते हैं। और बड़ी जहाजों को सफर करते वक्त अमीर को तैयार रहना चाहिए। खुले पानी में किसी भी चीज के लिए खतरा कहीं से भी आ सकता है। वे न सिर्फ यकीनन जहाज के मुमकिन दुश्मनों की फहरिस्त में सबसे ऊपर होते हैं, लेकिन खतरा जानवरों से भी आ सकता है, जिनमें वह मछलियों की तारीफ है। वही जहाजों पर वह के हमलों के वाकयात से भरा हुआ है और इस तरह के हमलों के नतीजे अक्सर अफसोसनाक रहे हैं, क्योंकि एक उसूल के तौर पर वही जहाजों और कश्तियों पर हमले असकरम वाहिल के जरिए किए जाते हैं। वो दुनिया की सबसे बड़ी वाहिल नहीं है, लेकिन यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा जानहाना मछलियों में से एक है। जख्मी व मुश्किल सकरम वाहिल न सिर्फ पानी से छलांग लगा कर जहाज पर हमला कर सकती है, बल्कि डूब भी सकती है। वो पागल लगता है, लेकिन ऐसा इससे पहले हुआ है। सकरम वाहिल का एक आदमी से लड़ने का सबसे मशहूर वाकया एसिकस की तबाही है, जो 1820 में पेश आया था। ये अमेरिकी रेलवे जहाज तारीख में नीचे चला गया और यहाँ तक कि मशहूर नावल नाविक की पायलट की बुनियाद बन गया। 20 साल बाद तारीख में खुद को बिगाड़ा। 1840 में अमेरिकी रेलवे के 10 नंबर में वे सेलेस्को को दिया, जब 1 साल बाद एक सकरम वाहिल ने वे वायरस को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसी तरह की सूरत हाल के खान के करीब एक वायु मछली के साथ में शल, जब ये वही जहाज हल्के से उतर गए, क्योंकि जख्मी सकरम वाहिल वायरस के साथ तसादम की जगह छोड़ने वाली नहीं थी। इसलिए नौवे के दरमियान तैरने वाले लोग 1840 की बुहार में सिर्फ मुजराती पत्थरों की वजह से जिंदा बच गए। मशहूर सकरम वाहिल का मुकाबला जापान के साहिल पर विलियर फिशर्स के एक ग्रुप के साथ हुआ।
वह थी जिसने जारहीत का मुजाहिरा करते हुए अचानक एक स्कूटर पर हमला किया और इसे शदीद नुकसान पहुंचाया। वहाँ कहीं भी 3 उड़ने वाले जहाज थे, 2 बरतानवी और एक अमरीकी। उनके कप्तान ने बदला लेने का फैसला किया। शहरियों को इससे कोई फायदा नहीं हुआ कि मना इस वाकये का शिकार हो गए। 2 व्हीलर तबाह हो गई, एक बोट्स को नुकसान पहुंचा और असकरम वह लगेज इसकी पीठ में हार्पून के साथ थी इस गहराई में चली गई जिस ने शोहर पर हमला किया था। वे जंग के दौरान खुशकिस्मती से डूब गया। महल और माहीगीरी के दरमियान एक आने वाले जहाज को छोड़ने में कामयाब हो गए। हालांकि 20वीं और 21वीं सदी में ऐसे वाकयात पेश आए हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ पैमाने पर है, क्योंकि बड़ी जहाजों में सफर महल अब भी वक़्तन फ़ौक़तन कश्तियों और बड़ी जहाजों पर हमला करती हैं। पानी में नीलामी के लिए बड़ी तकलीफ का बायस हो सकता है कि सफर महल का कश्तियों, कार्गस और बड़ी जहाजों पर हमला इस हकीकत से है कि ये महल उन्हें एक खतरे के तौर पर देखती हैं। इसे खारिज इम्कान नहीं, लेकिन फिर हम ये कैसे समझें कि महल के बड़ा रासिक लोगों पर हमले ऐसे वाकयात भी हुए है। मिसाल के तौर पर 2015 में हम अब एक महल के अचानक हमले में 2 सौ मुजजाना तौर पर बच गए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि सिर्फ असगरम महल ही नहीं है जो जारहाना है। 40 टन वजनी देव का हमला करने में इस वक्त कैद हुआ जब सया महल को तैरते हुए देख रहे थे। इनकी कार और अचानक पानी से छलांग लगाकर इन के पास उड़ गए और इसके बिल्कुल ऊपर उतरे। हालांकि दरहकीकत ये के करीब उतरी थी, लेकिन इसे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जब 40 टन वजनी रेलवे तो महल की आशा के पास उतरती है, आपको किसी अच्छे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। जब वह पानी में गिर गई तो सलामी के साथ ही लहरों के पीछे गायब हो गया। ऐसा लगा कि कोई सानिहा हो गया है, लेकिन खुशकिस्मती से सब कुछ ठीक हो गया। सया न सिर्फ पानी से बाहर निकल सके बल्कि यहाँ तक के जख्मी भी उसे करीब कुचल दिया। शायद सिर्फ एक हमत है जिसने आपको निकल दिया। हमत है शरारी जानवर नहीं है, लेकिन वो लोगों को निकल सकते हैं। वैज्ञानिक ने इसका तजुर्बा किया, क्योंकि वो इस साल जून में एक हमत के अंदर था। माइकल हसबानी अपनी किश्ती में मैसाचुसेट्स में जजीरा नुमा कैप के साहिल से दूर समुद्र में गया था। मौसम गर्म और हवा से पाक था और अच्छी नुमाइश के साथ, लेकिन गोता लगाने के बाद नीचे से याबसरे जमा करने के लिए ड्राइविंग गियर के साथ पानी प्रकारित में जल्द ही एक पुत्रशब्द झटका महसूस किया और खुद को मुकम्मल अंधेरे में पाया। पहले तो माइकल ने सोचा कि इसे शारिक ने खा लिया है, लेकिन फिर इसने इधर उधर घूम कर महसूस किया कि वहाँ गालिब नहीं है और वह इसने इसे निगल लिया था। यकीनन इससे माहीगीरों के लिए खुशकिस्मती से राहत नहीं आई। जहनम ज्यादा देर तक इस तकलीफ को महसूस न कर सका। महल ने अपना सर हिलाया और माइकल के मुताबिक इसने 30 से 40 सेकेंड तक अपने मुंह में फंसे सेवर को थूक दिया। महल का मुंह इतना लंबा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि जब आप 15 मीटर के अंदर होते हैं तो 15 मीटर के बड़े सेकंड घंटों की तरफ गुजरते हैं। वैसे माइकल बेकार वाहिद शख्स नहीं है जिसे 2019 में महल ने निकल लिया था। मिसाल के तौर पर एक बराबरी में डाइविंग कोच शेम्फ को निकल लिया था। जनूबी अफ्रीका के साहिल पर खुशकिस्मती से इस मामला को जल्द ही एहसास हो गया कि इसके मुंह में घोर चीज है और इसके इर्द-गिर्द थूकने की बारिश होने लगी। और ये दावा भी किया गया कि 1891 में एक सफरम महल ने जेम्स बार्टन को निकल लिया था और इसने इसे लफ्जी तौर पर खा लिया था, लेकिन चंद घंटे बाद महल पकड़ी गई। बार्टन को इससे निकाला गया कि आखिरी कहानी बिल्कुल पागल लगती है, इसलिए ज्यादातर लोग इसे शही अफसाना समझते हैं। वैसे भी कन्वेंशन और बेकार की कहानियां एक बार फिर साबित करती हैं कि महल इतनी सादा और बेजरे नहीं होती जितनी कि वो कातिल महल लगती है, और यकीनन ये नामुमकिन है। ओरकास या कातिल महल के बारे में ना बताना दरहकीकत हयातियात के लिहाज से दुनिया की सबसे खतरनाक महल है। ओरकास समुद्री डॉल्फिन है, लेकिन अगर समुद्री डॉल्फिन सियासिन है तो ओरकास को महफूज तरीके से महल कहा जा सकता है कि ज्यादा दुरुस्त तरीके से नहीं। इंतहाई खौफनाक महल कहा जा सकता है। सैलानी के बगैर किसी वजह के नहीं कि इन्हें कातिल महल भी कहा जाता है, क्योंकि जदीद हवालों में ये वाहिद हकीकी शिकारी है जो समुद्री जंगली हयात में फूड चेन के सबसे ऊपर गर्म खून वाले जानवरों ओरकास का शिकार करते हैं, और इनका तकरीबन कोई दुश्मन नहीं होता जो अपने आप में ठंडा हो। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ओरकास अपने शिकार का शिकार आसान तरीके से नहीं करते हैं। ओरकास नाकाबिल यकीन हद तक जमीन जानवर है जो शिकार के दौरान न सिर्फ ताकत और साइज बल्कि पेचीदा हिकमत अमली और हत्या की तस्वीराती स्कीमों का भी इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर ओरकास के मछलियों के गिरोहों को तलाश करते वक्त आम तौर पर उन्होंने हिस्सा ले सके। ओरकास साहिल के खिलाफ मछलियों के लीडर शुगर स्कूल को दबाए या मछली को पानी की सतह के करीब एक सख्त बीम में जुमा करे और इसके दरमियान में गोता लगाए, और जब बड़े जानवरों का शिकार
करने की बात आती है तो मछली को इनकी बन के असरूफ से कर धमाके से उड़ा देते हैं। सिर्फ एक नर शिकार के साथ रुकना और दूसरे जानवर फासले पर इंतजार कर रहे हैं जब सील या पेंगुइन बर्फ के बहाव पर तैराकी करते हैं या तो बर्फ के बहाव के नीचे बर्फ में गिर जाते हैं और इसमें टकरा जाते हैं या लाइन में खड़े होकर एक ऊंची लहर पैदा करते हैं जो शिकार को धो डालती है। समुद्र में वो ताकतवर फोकस और कास्ट की नकल हरकत के साथ हम आहंगी से करते हैं, यहाँ तक कि बड़ी महल पर भी हमला करते हैं। वो बैक वक्त शिकार के गले और पंखों को काटते हुए इसे सतह पर उठने से रोकने की कोशिश करते हैं ताहम आकाश तमाम महल पर हमला नहीं करते। मिसाल के तौर पर नर असगरम महल को आकाश से गुरेज किया जाता है क्योंकि इनकी ताकत बहुत ज्यादा होती है और इनके जबरे शिकारियों को मुहलक जख्मों का सबब बन सकते हैं। खुशकिस्मती से आकाश खौफनाक और इंतहाई खतरनाक मखलूक है। सिर्फ समंदर में रहने वालों के लिए वे अपने कुदरती रहायशगाह में इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है, आकाश कोई खौफ नहीं दिखाते इंसानों की, लेकिन हमलों के कोई दस्तावेजी के सामने नहीं आए हैं जंगलों में। औरका के हमलों के नतीजे में इंसानी अमवात के कोई काबिल एतबार वाकयात नहीं है जिससे ये जाहिर होता है कि कातिल महल इंसानों में खुराक के तौर पर दिलचस्पी नहीं रखती है, लेकिन कैद में एक नजाकत है और का इसलिए काबिल है इंसानों पर हमला करना। और कई बार ये आकाश की तमाम नाकाबिल यकीन सलाहियतों और यहाँ तक के कैद में इंसानों के खिलाफ इनकी जारहीत के बावजूद भी अफसोसनाक तौर पर खत्म हुआ। बहुत से लोग भी इन्हें समुद्री डॉल्फिन खानदान के बड़े और दोस्ताना जानवर समझते हैं। जिस तरह महल के मामले में ये प्यारी और प्यारी होती है, ज़मीन मखलूकात इतनी मेहरबान और सादा नहीं होती जितनी आपको लगता है कि डॉल्फिन्स का भी एक तारीख पहलू है जो सीखने के काबिल है, क्योंकि इस एपिसोड के जो आपके जहन को बदल देंगे। ये मखलूकात की मदद करती है। तभी अरसे से ये ख्याल किया जाता रहा है कि डॉल्फिन डूबते हुए लोगों को बचाती है और शार्क को लोगों के करीब नहीं जाने देती है। जो खास तौर पर तरबियत याफ्ता डॉल्फिन वाकई ऐसा करने की सलाहियत रखती है, लेकिन वो जंगली मखलूक नहीं है जो तजस्सुस के बायस लोगों को डूबने पर खींच सकती है और यहाँ तक कि खुद को भी छोड़ देती है। इनके हाथों से पकड़ा जाए लेकिन वो बचाव नहीं होगा। डॉल्फिन को इंस्टिंक्ट के जरिए चलाया जाता है, इसलिए जब इन्हें यकीन हो जाता है कि ये शख्स खाने के काबिल नहीं है तो वो डूबने की सूरत में छोड़ देते हैं। ये समुद्री मखलूक थककर डूबने वाले के साथ खेलकर मौत को भी जल्दी कर सकती है। जहाँ तक शार्क से तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये शिकारी मछलियाँ और डॉल्फिन आपस में नहीं मिल पाती हैं, इसलिए डॉल्फिन का एक बेहतर तैराकी की दर्द चक्कर लगाता है। बस खूंखार से कातिलों को डरा देता है कि शार्क एक कर भाग जाए। एक लड़की का हाथ काट लिया जो इसे खाना खिला रही थी। समुद्र में एक गैर खतरनाक लेकिन तकलीफ या चोट का बाइस बनना डॉल्फिन भी इंसानों पर हमला कर सकती है। डॉल्फिन के एक बोतल के लिए मछली के स्कूल का शिकार करने वाला एक शख्स वेबसाइट में एक मर्द समझ चुके हैं कि डॉल्फिन लोगों को ज्यादा पसंद नहीं करते, बल्कि तनाजात न सिर्फ डॉल्फिन और लोगों या डॉल्फिन और दूसरे समुद्र के दरमियान होते हैं, बाशिंदे बल्कि खुद डॉल्फिन्स के दरमियान भी। दरअसल लफ्ज तनाज़ा एक छोटी बात है, बाज़ औक़ात डॉल्फिन एक दूसरे को मार देती है। 1991 से 1993 तक साइंसदानों ने स्कॉटलैंड के शुमाल मशरक़ी साहिल पर डॉल्फिन की लाशों का मुताला किया है, जिसमें साइंसदानों की रिपोर्ट में बताया गया है कि मुर्दा डॉल्फिन्स में से कुछ के काटने के वाज़ेह निशानात थे। इन निशानात का मुताला करने के बाद इनके जिस्म पर गहरी खराशों का मुताला करने के बाद इन साइंसदानों ने ये नतीजा अखज़ किया कि ये जमीन के तमाम मकामात पर सिर्फ मुर्दा जानवरों के रिश्तेदारों के दांतों से लड़ सकते थे, लेकिन सिर्फ अंटार्कटिका में ही आपको एक किसी लंबा मौलसक मिल सकता है। दो रंग खून और यहाँ तक कि असलियती की कहानी बनाती आइसफिश और यहाँ तक कि असलियती इन पर एक नजर डालती है। अंटार्कटिक के पानियों की अच्छी तरह से तलाश करते हुए आपको कुछ खौफनाक मछलियों से ठोकर लग सकती है, जैसे वो सफेद खून वाली मछली जिसे आइसफिश भी कहा जाता है अंटार्कटिक के ठंडे पानी में आबाद है, और जेली अंटार्कटिक जहाँ वे जमने वाले पानी के बहाने पर इंतहाई सर्द हालात में रहते हैं। ये मखलूकात काफी खौफनाक नजर आती हैं। अगर आप सफेद खून वाली मछली को लेकर इसे रोशनी के मंबा पर देखें तो आप इसकी हड्डियों और अंदरूनी अज़ा का खाका देख सकते हैं। इसके खून इसके गोश्त की तरह बेरंग होता है, जिस की वजह से इसे इनाम पर गया। मछली की तमाम इक़साम में से एक दिलचस्प हकीकत सफेद खून वाली मछली सबसे ज्यादा मुफीद है। अगर हम इसके बारे में खाना पकाने के नुक्ता नजर से बात करें तो इसमें चिकनाई बहुत कम होती है, जो कि अभी खत्म हो चुकी है। 2% लेकिन बहुत ज्यादा प्रोटीन 17% से ज्यादा ये मछली की दीगर मसनूआत से ज्यादा है। अंटार्कटिका दिलचस्प है क्योंकि इसके पानी में आपको मिलीमीटर लंबे केकड़े और केकड़े दोनों मिल
सतह है जो कई 10 सेंटीमीटर लंबे है। हैरतअंगेज तौर पर दोनों का ताल्लुक उसी तरतीब से है। हकीकत यह है कि एमएफई बॉडीज वाकई कैबिनेट नहीं है। इनकी शक्ल कैबिनेट के साथ मिलती जुलती है, लेकिन आमतौर पर वे दो मुख्तलिफ जानवर है। लेकिन ये इतना अहम नहीं है कि हम बात यह है कि एमएफई कोट्स काफी खौफनाक नजर आती हैं, खास तौर पर अगर हम एमएफई कोट्स के बारे में बात कर रहे हैं। 30 सेंटीमीटर लंबी इस तरह के झीलें कई किलोमीटर की गहराई में देखी जा सकती है। साइंस के मुताबिक इतने बड़े आर्टिकल्स गहरे समंदर के लिए विज्ञान की एक मिसाल है, लेकिन ये तमाम अंटार्कटिक की मखलूकात नहीं है जो खौफनाक नजर आएंगी, लेकिन आमतौर पर बेजर होंगी। ताहम एमएफई प्रोटीन में से नहीं है जो वो सतह पर आकर वे पानी में तैराक को काट सकते हैं और इन्हें नाखुशगवार जख्म दे सकते हैं। यकीनन इनका अंटार्कटिक में किसी को काटने का इम्कान नहीं है, क्योंकि सिर्फ चंद ही बर्फीले के बर्फीले पानी में तैरने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ये बात ज़हन में रखें कि एमएफई कोट्स रहते हैं न सिर्फ वहाँ बल्कि शिमाल की तरफ बहर ओकियानस और बहरीकाहिन के गर्म पानी में समुद्र की मकड़ियाँ इन लोगों के लिए बुरी खबर जो मकड़ियों से बहुत डरते हैं। ये आर्थ्रोपोड न सिर्फ खुश्की पर रहते हैं बल्कि पानी में भी हर मौसम के समंदरों में देखा जा सकता है। अंटार्कटिका के पानी समेत साइंसदानों का ख्याल है कि समंदरी मकड़ियाँ अमूमी तौर पर मिज़ाहिम मखलूक है, लेकिन इनकी राय में अंटार्कटिक की समुद्री मकड़ियाँ खास तौर पर मिज़ाहिम है और इसमें कोई तअज्जुब की बात नहीं, क्योंकि आर्थ्रोपोड्स को सैकड़ों मिलियन साल तक खुला अर्ज पर शदीद तरीन माहौलियाती हालात के मुताबिक ढलना पड़ा। मकड़ियों ने अंटार्कटिका के पानी में ढल लिया है और अब वो वहाँ खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रही है। हैरत की बात यह है कि ये मखलूक न सिर्फ सख्त हालात से हम आहंग होने के काबिल थी बल्कि मुतअद्दिद मालूमात से भी बच गई, जिसमें अजीम मरना भी शामिल है। जब जमीन पर तकरीबन तमाम जिंदगी नाखुशगवार ज़ुबूर से मर गई थी। बुराबाद ताकत और बर्दाश्त ये सब समंदरी मकड़ियों को बहुत खौफनाक मखलूक बना देता है, जिनसे आप आमने सामने नहीं मिलना चाहते हैं। दुनिया भर में बहुत से लोग अब भी सोच रहे हैं कि क्या एटी वाकई मौजूद है, जैसा कि पता चला कि वो बिल्कुल हकीकी है। ताहम अब तक मैं सिर्फ कीड़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। अजीब और कतले खौफनाक एटी कीड़ों को साइंसदानों ने चंद साल कबल इस कोटि के समंदर में 2.600 मीटर से ज्यादा की गहराई में देखा था, जिसमें समंदर में दर्जा हरारत 0.6 से -1 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। सतह और थर्मल एस्परेंगस के इलाके में पानी 400 डिग्री तक पहुंच सकता है। प्यारे एटी कीड़ों को सुनहरी मतलब रखना होगा कि एस्परेंगस से ज्यादा दूर न जाएं ताकि जमने से बच सके और इनके करीब न जाएं ताकि वे अंटार्कटिक क्रस्टेशियन एक साथ कोई ले जाने की कोशिश करें। इस तरह एक मुरब्बा मीटर के इलाके में साइंसदानों ने 700 अफराद को शुमार किया। एटी कैकड़े जिन्हें साइंसी नाम के लिए हशीदा दिया गया है में कई दिलचस्प खुसूसियात हैं। सबसे पहले ठंडे समुद्र के प्यारे बाशिंदे थर्मल एस्परेंगस की उन्नति दीवारों पर चल सकते हैं। कॉलोनी का निस्बतन गर्म इलाका और कम दर्जा हरारत वाले इलाके में मुंतकिल होने के लिए साइंसदानों का कहना है कि आलमा की नशोनुमा के लिए सर्द हालात की जरूरत होती है। और याद रखें कि मादा जिंदगी में सिर्फ एक बार जन्म देती है। तीसरे वे कैकड़े इनके अपने रेस्टोराम है। हैरत अंगेज जानवर अपने जिस्म पर बैक्टीरिया जमा करते हुए खुराक उगाते हैं। इनकी वही पर जिसे वे बाद में गिनी पर डालकर खाते हैं। क्या आपने समंदरी खंजीर के बारे में सुना है? वो स्कोर्पियन का नाम है जो अंटार्कटिक में रहते हैं। बहुत ही अजीब और किसी हद तक खौफनाक गहरे समुद्री जानवर हैं जिन्हें 1 किलोमीटर की गहराई में देखा जा सकता है। इनका ताल्लुक समंदरी कीड़ों की क्लास से है। स्कोर्पियन की टांगें इंतहाई बड़ी हुई नली नुमा टांगें होती हैं जो पैरों की तरफ नजर आती हैं। ये ख्याल किया जाता है कि ये टांगों की मदद से हरकत करने वाली समंदरी कीड़ों की वाहिद मिसाल है, जिसमें जल के नीचे पानी वाली दहा समुद्र के रास्ते इस्तेमाल होती है। सुबह की इब्तिदा बिल्कुल इस वजह से हुई कि ज़ुबारा तैयारों के इर्द गिर्द घूमने वाले स्कोर्पियन की मखसूस गोल शक्ल के साथ मिलकर नीचे से छोटे जानवरों को उठाकर अपने मुंह में भर लेते हैं, जो दर्जन और खनी से यूज होता है। अंटार्कटिका बहुत से खौफनाक मखलूकात का घर है, लेकिन बहुत से लोग इस बात से इत्तेफाक करें कि सबसे खौफनाक अंटार्कटिक स्क्विड है। इस मखलूक पर एक नजर इसको समझने के लिए काफी है कि एक हकीकी समंदरी इफरीत है। न सिर्फ ये स्क्विड बजात खुद डरावना नजर आता है बल्कि वो बहुत बड़ी भी है। वो मखलूक 10 से 14 मीटर लंबाई और वजन तक पहुंच जाती है। तकरीबन इस टन की वो ड्राइंग जो स्क्विड के साथ एक इंसानी सीन में दिखाती है। मुझे ये तस्वीर करना मुश्किल है कि इसको लोग जितना बड़ा हासिल कर सकते हैं और क्या चीज इन स्कूल्स को खौफजदा करती है। इनका सुफियाना और नाकाबिल रसाई होना है जो वो 200 से 2000 मीटर की गहराई में रहते
है। ये एक तरफ अच्छा और बुरा दोनों है। इस अफरीद से मुलाकात का इंतहाई इम्कान नहीं है, लिहाजा आपको अपनी नफ्सियात के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ इस तरह के इक़दाम पर तहकीक करना बहुत मुश्किल है, लिहाजा साइंसदान इस काबिल नहीं रहे हैं। अंटार्कटिक के इन बारिशों का सही तरीके से मुताला करें। ये दिलचस्प हकीकत बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि ये अंटार्कटिक बेहद स्कूलर था जिसने करिकन के लिए पोल्ट्री टाइप के तौर पर काम किया, जो बहुत बड़े साइज के अफसानवी समुद्री इफरीत है जो बड़ी जहाजों और मिलाहों पर हमला करता है और ये कहता है कि लेजेंड्स अंटार्कटिका एक पुरस्कार बरियाज़म होने की बात करते हैं। लेजेंड्स मेरे ख्याल में इन के बारे में सीखने के काबिल है, लिहाजा इस एपिसोड के दूसरे हिस्से में देखते रहिए। मैं आपके साथ अंटार्कटिका के बारे में चंद लेजेंड्स शेयर करूंगा जो आपके लिए दिलचस्पी का बायस होंगे। बहुत से लोग नहीं जानते कि अंटार्कटिका में हवाई जहाज के बड़े हादसे हुए हैं। अंटार्कटिका में जो कुछ हुआ इनमें सबसे बड़ा और सबसे मशहूर हादसा है जिसे माउंट एवरेस्ट आफत भी कहा जाता है। तैयारा न्यूजीलैंड के आउकलैंड से उड़ान भर रहा था और अंटार्कटिका से परवाज कर रहा था, लेकिन टेक ऑफ के 5.5 घंटे बाद ही माउंट एवरेस्ट की ढलान से टकरा गया और गिर गया। बदकिस्मती से कोई भी जिंदा नहीं बच सका। हालांकि यह हादसा 1979 में हुआ था। इसकी बाज़ आज भी लफ्ज़ी तौर पर सुनी जा सकती है। बहुत से लोगों को यकीन है कि कोई अजीब गरीब आवाज़ें सुन सकता है जो कि नाकाबिल वज़ाहत करने के निशानात देख सकता है और क्रैश एरिया में किसी की मौजूदगी महसूस कर सकता है। पलासिनोसोरस लेजेंड्स का दावा कि न सिर्फ बेहतर को अंटार्कटिका में अजीब गरीब मछलियां और पेंगुइन्स पाए जाते हैं, ये ख्याल किया जाता है कि यहाँ पुरस्कार मखलूक जिंदा है जिसे पलासिनोसोर कहा जाता है। ये अंटार्कटिका के अफरीत है जो प्लाज्मा के बुलबुले कराटे से गवाहों के मुताबिक अंटार्कटिका में कुछ जगहों पर लोग अजीब तौर पर पागल हो जाते हैं या पुरस्कार हालात में मर जाते हैं। जख्मों का इल्जाम है कि इनके साथ पहला राबिता 1959 में हुआ जब इस मुहिम के अरकान में से एक इस तरह की पलास्माइट्स के करीब पहुंचकर मारा गया था। मुहिम के दीगर अरकान ने इस गिनी पर चीखना शुरू कर दिया था और इसके खतरे से गायब हो गए थे, लेकिन चंद दिन बाद ऐसे 3 पलासिनोसोर नमूदार हुए। मुहिम के आखिर में सिर्फ एक आदमी जिंदा बच गया, लेकिन वो पागल हो गया। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुहिम के अरकान की मौत की वजह सबसे ज्यादा ताकतवर बरकई मारा था। क्या ये सच है कि पलासिनोसोर जिम्मेदार है और क्या ये मखलूक हकीकी है, ये अभी तक नामालूम है। अटलांटिस अंटार्कटिका के बारे में सबसे ज्यादा दिलचस्प अफसानों में से एक के मुताबिक पौराणिक अटलांटिस को कुतुब जुनूबी पर ज्यादा वाज़ेह तौर पर तलाश किया जाना चाहिए। बर्फ कयास आयाइयों के मुताबिक जो लोग कभी हवाई और पोलिनेशिया में रहते थे वे अंटार्कटिका को उबेर करके इस सरजमीन पर आबाद हुए जहाँ इन्होंने अपने आप को अटलांटिस का नाम दिया। सदी से वो लोग बड़ी जहाज बना रहे थे। इन्होंने फोनिशियनी से बहुत पहले इस महारत में महारत हासिल करनी थी। बर्फानी दौर के लिए न होते जिसका आगाज इस दौर में हुआ जब नजरिया अटलांटिस मौजूद था। आज तक अटलांटियन यहाँ रहते और दर्जा हरारत में तेजी से गिरावट के बाद आलमी तारीख का रुख बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। बर्फ की एक मोटी तरह से ढकी हुई और वो जगह इंसानी जिंदगी के लिए नामुनासिब हो गई। पहले तो इस लेजेंड ने काफी तनाज़ा खड़ा किया, लेकिन आज ये इतना लाजवाब नजर नहीं आता। साइंसदान करीम दुनिया में बनाए गए नक्शे को गौर से देखने और मिसाल के तौर पर हमारे सियारे की नुमाइंदगी करने का मशवरा देते हैं। 17वीं सदी में जर्मन जेजुइट इग्नेशियस कैकली नस्ल के नक्शे का एक रिप्रोडक्शन पेश किया जो अंटार्कटिका की तस्वीर की तरह नजर आता था, जो कि बर्फ की तरह से ढकी हुई न हो। ये ऐसा ही नजर आता था। तकरीबन 12,000 साल पहले साइंसदानों ने कई मुताबियात की, जिसके बाद ये तस्लीम करने पर मजबूर हो गए कि मिस्र के नक्शे पर दिखाया गया जजीरा अटलांटिस के खाका से बहुत मिलता जुलता है। कि आज के लिए इस एपिसोड में से किस मखलूक ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया, मुझे कमेंट्स में बताएं और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।